नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश के शेल्बी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज बड़ेरिया जी से, जो हमें स्वास्थ्य संबंधित ढेरों जानकारियां देंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर नीरज से। डॉक्टर नीरज, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके चैनल को और सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत है और हमें आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी पहल की है जिससे स्वस्थ समाज का और स्वस्थ देश का निर्माण हो और स्वस्थ देश हमारे विकास में और सारे देश के विकास में सहायक होगा। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोविड-19 के कितने वेरिएंट हैं? कोविड-19 सबसे पहले चीन के वुहान में डिटेक्ट हुआ था और उसमें 640 वेरिएंट था। उसमें समय और देश काल के हिसाब से उसके आवरण में अलग अलग परिवर्तन होते गए। उसकी वजह से कई डिफरेंट वेरिएंट पैदा हुए, जैसे कि अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट और अभी जो लेटेस्ट में ओमाइक्रोन वेरिएंट। जो अल्फ़ा वेरिएंट था वो डोमिनेंटली इंडिया में फर्स्ट वेव के लिए जिम्मेदार था और बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में फर्स्ट वेव के लिए जिम्मेदार था और यूनाइटेड किंगडम में अल्फ़ा वेरिएंट डोमिनेंट था। फिर जब सेकेंड वेव आई तो इंडिया में डेल्टा वेव डोमिनेंट रहा और इस डेल्टा वेरिएंट के साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट ने काफ़ी घातक था। इसकी वजह से बहुत सारी मोर्टेलिटी हुई, बहुत सारी मृत्यु हुई और इसके साथ में मॉर्बिडिटी हुई। मॉर्बिडिटी का मतलब इसके कारण बहुत सारे लोगों के शरीर के सारे अंगों में असर पड़ा। इसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन रहा और जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल निमोनिया और इसके अलावा हार्ट पे असर पड़ा, हार्ट का पंपिंग कमज़ोर हुई और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन पे लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो इसकी वजह से जो बीमारी लोग आज भी झेल रहे हैं। वर्तमान में जो वेरिएंट जो दक्षिण अफ्रीका में नवंबर 24 को डिटेक्ट हुआ था, 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ और उसके डिटेक्ट होने के 48 आवर्स बाद ही WHO ने इसकी अधिक ट्रांसमिटिबिलिटी के कारण इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया। डॉक्टर नीरज, कोविड-19 के वेरिएंट कैसे इवॉल्व हुए और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जानना भी ज़रूरी है। कोविड-19 के वेरिएंट जो अल्फ़ा और बीटा वेरिएंट थे वो कम घातक थे। उसकी वजह से ज़्यादा मोर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर कम थी, परंतु जो डेल्टा वेरिएंट था वो ज़्यादा घातक था। जैसा कि अभी दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, जो ओमाइक्रोन वेरिएंट जो अभी डिटेक्ट हुआ है उसमें जो हाईली ट्रांसमिटेबल है, मतलब यह एक दूसरे से जल्दी फैलता है, परंतु इसका प्रसार अधिक है पर इसकी ये घातक कम है। माइल्ड डिजीज़ है, यानी कम इसमें लक्षण, हल्के लक्षण वाले लक्षण होते हैं और ज़्यादा इसमें मृत्यु दर अधिक नहीं है। यह हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो कि इसकी मृत्यु दर कम है। तो ये इसलिए हमको इससे बचाव के लिए आगे बढ़ना होगा, परंतु इसको हल्के में नहीं लेना होगा। डॉक्टर नीरज जी, अभी कौन सा कोविड-19 का वेरिएंट डोमिनेट है? जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में डेल्टा वेव कोविड वेरिएंट पिछले मार्च से चल रहा है। उसके बाद उसमें म्यूटेशन होने की वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट आया और जो वर्तमान में जो वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका से जो लोग आए हैं और यहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल करके दूसरे देशों में गए हैं, उनके द्वारा एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने से यह वेरिएंट अलग अलग देशों में फैला है और इसकी वजह से ये क्योंकि यह डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना अधिक ट्रांसमिटेबल है, ज़्यादा प्रसार क्षमता है, एक से दूसरे में जल्दी फैल जाता है, 5 गुना अधिक गति से फैलता है। हालांकि यह घातक कम है। इसकी अच्छी बात यह है कि यह घातक कम है, परंतु हमको सावधानी बरतनी होगी
और इसके पूर्ण प्रभाव को देखने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि इसकी पूरी चेन देखने में जो इसके लक्षण पूर्ण कैसे होते हैं, इसके लिए हमको आगे भविष्य में देखना होगा। डॉक्टर नीरज, ओमिक्रॉन में और बात करें डेल्टा वेरिएंट में क्या फर्क है? ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने पर इसमें B11629 म्यूटेशन इसका डिटेक्ट हुआ था, और इसमें कुल 50 म्यूटेशन हैं, और साथ में इसमें स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन डिटेक्ट हुए हैं। तो यह क्षमता जो है, इतने सारे म्यूटेशन होने की वजह से इसको डिटेक्ट करने में कठिनाई होती है, और इसके अगेंस्ट में हमको जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इसको ये स्पाइक प्रोटीन बदल जाने की वजह से, इसके आवरण में स्पाइक प्रोटीन बदल जाने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र है, वो इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ इस स्पाइक प्रोटीन जो पहले बन गए थे, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से हम फिर से री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जैसे कि जिस व्यक्ति को पहले से कोविड वैक्सीनेशन हुआ है या पहले से कोविड इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो भविष्य के इन्फेक्शन को रोकती हैं। परंतु ओमाइक्रॉन का जो आवरण है, इसमें जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, वो पिछले कोविड के स्पाइक प्रोटीन से अलग हो गए। उसमें आवरण में 50 तरह के परिवर्तन हो गए। तो वह जो हमारी जो प्रतिरोधक तंत्र है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से यह एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है, 5 गुना तेज़ी से फैलता है। हालांकि इसमें हल्के लक्षण देखने मिल रहे हैं, और इसके मोर्टेलिटी, इसके मृत्यु दर कम है, यह अच्छी बात है। डॉक्टर नीरज, अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या हैं ये बता देंगे तो हमारे दर्शकों को भी आसानी होगी इसे समझने में, और इसके डायग्नोज टेस्ट क्या है? कोविड ओमिक्रॉन जो पहले जो डेल्टा वेव्स थे, उसमें तेज बुखार आना, नाक सूखी खांसी होना, सर्दी होना और सांस फूलना, इसके अलावा दस्त होने, किसी में दस्त होने जैसी शिकायतें भी पाई जाती थी। परंतु जो कोविड ओमिक्रॉन है, उसमें जो लक्षण अभी पाए जा रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पे हल्की थकान होना, सिर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, ये लक्षण पाए जा रहे हैं। डेल्टा वेव जैसे इसमें स्मेल का, गंध का ना आने जैसे लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। इसकी वजह से इसको डिटेक्ट करने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि यह सामान्य फ्लू जैसे लक्षण हैं। इसकी वजह से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसकी वजह से यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि कॉमन फ्लू जैसे लक्षण होने की वजह से इसको हल्के सर्दी बुखार समझकर लोग छोड़ देते हैं, और इससे लंग्स में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और ट्रांसमिशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस की ओर जाना होगा। नीरज जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए समानता क्या करना चाहिए? ओमिक्रॉन जो कोविड है, वो ज़्यादा ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, तो इसके बचाव के लिए हमको मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी बना के रखनी होगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना होगा, सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा, भीड़ भरे स्थानों से बचना होगा, और जहाँ तक हो सके जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उसको अवॉइड करना। जहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा पाया जा रहा है, वहाँ से आए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को आइसोलेट करना होगा। तो हमें स्ट्रेटेजी यही अपनानी होगी कि सबसे पहले टेस्ट, यानी जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है RT-PCR, और जिनका टेस्ट जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं उनको टेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो पॉजिटिव आते हैं उनको तुरंत हमको आइसोलेट करना चाहिए। तो टेस्ट, आइसोलेट एंड उनके जो भी पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करना, और उसको आगे फैलने से बचाना, यही हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग
को हम ट्रेस करके इसके फैलने से रोक सकें और स्वस्थ समाज को विकास में हम सहयोग कर सकें। यही हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। नीरज जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीनेशन का क्या असर है, ये जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल कोविड-19 वैक्सीन जो अभी वर्तमान में प्रचलित 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड जिसमें हम सिंगल एडिनो वायरस वैक्सीन है, और इसके अलावा इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन है। ये दोनों वैक्सीन हमको हमारे शरीर में जाके कोविड एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं। तो कोविड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ अगर कोविड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पैदा होने से वो आगे के इन्फेक्शन में हमको रोकती हैं। तो यदि कोविड-19 एंटीबॉडीज़ का एक स्तर हमारे शरीर में बना रहता है तो हम आगे के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। परंतु जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वह उसमें म्यूटेशन हो गया है, तो इसकी वजह से वो ये एंटीबॉडी को ओमाइक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये इम्यून एस्केप हो जाता है और वह सेल के अंदर चला जाता है और अपने लक्षण पैदा करता है। तो इसके लिए हमको स्पाइक प्रोटीन का जो स्पाइक प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडीज़ का टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कितनी है यह हमको पता चल जाएगी। तो हमको जो दोनों डोज वैक्सीनेशन होने के बाद ओमाइक्रॉन के लक्षण कम हो जाते हैं और वह घातक नहीं होते। यदि हम अनवैक्सीनेटेड रहते हैं तो उनके लक्षण घातक हो सकते हैं। इसलिए हमको दोनों डोज के वैक्सीनेशन पर जोर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ बनेगी और एक जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, एक सामाजिक इम्यूनिटी बनेगी जो कोई भी नए तरीके के वेरिएंट का असर हमारे शरीर पर होने से बचाव करेगी। वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज किसे लगवाना चाहिए और क्या ये इस वेरिएंट के बचाव में असरकारी होगा, डॉक्टर नीरज? जैसा कि हम लोगों ने अभी कोविड वैक्सीन के 2 डोज लगवा लिए हैं, तो इसके कारण बनी जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारे लिए 6 मंथ तक प्रोटेक्टिव होती हैं। इसके बाद इनका स्तर शरीर में धीरे धीरे कम होता जाता है। इसमें भी जो न्यूट्रलाइजिंग स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज़ हैं वह लंबे समय तक रहती हैं और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ जल्दी समाप्त हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती हैं। तो इनका स्तर कम होने पर हम हमारे शरीर की जो बचाव क्षमता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। इसलिए जो बूस्टर डोज है, कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज हमको जो रिस्क पॉपुलेशन है उनको लगाना चाहिए। जो रिस्क पॉपुलेशन जैसे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो होस्ट हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनको पुराना सांस का बीमारी है, जो हार्ट का पंपिंग कमज़ोर है, ऐसे एट रिस्क लोगों को और जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है उनको एट रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लगना ज़रूरी है, जिससे उनके शरीर में एक इम्यूनिटी का स्तर, एक प्रतिरोधक क्षमता की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनी रहे और हमारे वे लोग इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट से बच सकें। बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के ओमिक्रॉन को अर्ली डायग्नोसिस कैसे कह सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जीन सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी केवल पुणे या देश के 2 या 3 जगहों पर ही उपलब्ध है। तो हम आजकल जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उनकी ही जीनोम सीक्वेंसिंग सरकार कर रही है। इसके अलावा जो बिना जीन सीक्वेंसिंग के कोविड ओमाइक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने के लिए हम जो कोविड-19 RT-PCR है, यदि उसमें एस जीन एब्सेंट होता है तो उसमें कोविड ओमाइक्रॉन होने की संभावना होती है। यह एस जीन ओमाइक्रॉन के साथ साथ अल्फ़ा वेरिएंट में भी एब्सेंट रहता है। तो इसकी जो भी कोविड-19 RT-PCR के पेशेंट जिसमें ये पॉजिटिव आता है और एस जीन
नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उसमें हमको कोविड-19 ओमाइक्रॉन की जीन सीक्वेंसिंग प्रायोरिटी बेसिस पे कराना चाहिए, जिससे इसका ट्रांसमिशन रोक सके। डॉक्टर नीरज जी, एक बार कोविड-19 होने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से री इफेक्ट होने के क्या चांसेस हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट में 50 से अधिक म्यूटेशन हो चुके हैं और स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन है। तो इस कंडीशन में उसको फिर से कोविड-19 ओमाइक्रॉन वेरिएशन से इन्फेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमको हर हालत में इसके बचाव के लिए मास्किंग, हैंड वॉशिंग और डिस्टेंस का पालन करना होगा। डॉक्टर नीरज, अगर कोविड-19 के प्रोडक्शन की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ऑप्टिम होने पर भी क्या री इफेक्ट होने के चांसेस हैं? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के अलावा भी एक टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो जिसके शरीर में टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है, वह कोविड-19 के ओमाइक्रॉन के वेरिएंट से या री इन्फेक्शन से ज़्यादा अच्छे से बच सकता है बनिस्बत जिनके शरीर में टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स कारगर नहीं होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि इसलिए हम जो थर्ड बूस्टर डोज की बात कर रहे थे, थर्ड बूस्टर डोज उन्हीं को लगना चाहिए जिनका जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं, जैसे कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको कैंसर है, जिनको एड्स है, जिनको COPD है, जिनका सांस की बीमारी है, ऐसे लोगों में शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से टी सेल रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है। ऐसे लोगों को री इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इनको प्रायोरिटी बेस पर बूस्टर डोज देना होगा। डॉक्टर नीरज जी, सीवियर कोविड-19 के क्या लक्षण होते हैं, ये भी आपसे जानेंगे। वर्तमान में ओमाइक्रॉन वेरिएंट में गंभीर कोविड के लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट में सीवियर कोविड के लक्षण जैसे सांस तेज चलना और शैलो और रैपिड ब्रीदिंग होना, अर्थात 1 मिनट में 20 से 30 मिनट सांस लेने की गति होना, इसके साथ में सांस फूलना और खांसी आना, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल पल्स ऑक्सीमीटर से नापने पर 92 के नीचे होना, इसके साथ में हार्ट रेट ज़्यादा होना, पल्स की गति ज़्यादा होना, तेज बुखार होना और मरीज़ की अर्ध बेहोशी आना जैसे लक्षण सीवियर कोविड में देखे गए। और इन लक्षणों का तुरंत उपचार संभव होने से हमने कई मरीज़ों की जान बचाई। ऐसे मरीज़ों को तुरंत से तुरंत हमको ABC अर्थात जल्दी से जल्दी रेस्पिरेटरी सपोर्ट होने से उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और वह निश्चित अनुपात में रहने से उनकी जान बच गई। और इस तरीके से मॉर्बिडिटी, उनके लक्षणों का उपचार के साथ साथ में जान का भी बचाव हुआ और इससे हमारे लोग स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हुए। नीरज जी, शेल्बी हॉस्पिटल की तरफ से लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? शेल्बी हॉस्पिटल की तरफ से जनता को ये मैसेज है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, यह ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, अर्थात यह एक से दूसरे में जल्दी से जल्दी फैलता है, परंतु इसके लक्षण हल्के होते हैं। इससे मृत्यु दर की संभावना कम है, परंतु इससे हमको मृत्यु दर की संभावना कम होने पर भी इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हमको इससे बचाव के लिए मास्क पहनना है, दूरी 2 गज की बना के रखना है, साथ में हाथों को सैनिटाइज करना है और जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस करना है, जिससे एक से दूसरे में ना फैले। और जिनको यह कोविड RT-PCR पॉजिटिव आया है, उनको आइसोलेट जल्दी से जल्दी करना है, जिससे दूसरों में ना फैले, और उनके कांटेक्ट की ट्रेसिंग करना है और कोविड-19 RT-PCR का भरसक प्रयोग करना है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इससे जो ज़्यादा सीवियर लक्षण वाले हैं उनका हॉस्पिटल में रह के उपचार करें, जिससे कि सीवियर कोविड होने से बचा जा सके और
सीवियर कोविड के लक्षणों से, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने से बचा के हम मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। पिछले अप्रैल मई में जो डेल्टा वेव आई थी उसमें सीवियर कोविड की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने वाले कई लोगों का उपचार शेल्बी हॉस्पिटल में हमने किया और उनकी कई लोग जिनकी 25/25 स्कोर था, ऐसे लोग भी उनकी जो HRCT में स्कोर 25/25 था उनकी भी जान बचाई, क्योंकि उनको समय पर रेस्पिरेटरी सपोर्ट उपलब्ध हो गया तो उनकी जान न केवल जान बची बल्कि वे उसके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से भी बचे और हमने उनका लंबे समय तक फिजियोथेरेपी और अन्य उपचार भी किया, जिनसे उनकी सांस की क्षमता भी धीरे धीरे करके बढ़ती गई और वे आज एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट पर जोर देना होगा, जिससे हमको इसके फैलने से हम बचा सकें और स्वस्थ जीवन बिता सकें। तो इसके लिए हमको पैनिक नहीं होना है और ज़्यादा डर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम कोविड पॉजिटिव मरीज़ को सोशल स्टिग्मा छोड़ के उसको जल्द से जल्द आइसोलेट करें, उसको एक ऐसा सोशल स्टिग्मा ना दें और इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके समाज के प्रति हम जागरूक रहेंगे, तो हम स्वस्थ देश का, स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। डॉक्टर नीरज जी, आपने स्वास्थ्य संबंधी ढेरों जरूरी बिंदुओं पर जानकारी व सुझाव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।